आज का ये वीडियो ड्रिप इरिगेशन में अपनाने की तकनीक, उसका जो रख रखाव है, उस चीज़ को लेके हम बात करेंगे। हम जितना बेहतर पानी इस्तेमाल करेंगे, जितना सेटल्ड किया हुआ पानी इस्तेमाल करेंगे, उससे उतना ही ड्रिप सिस्टम की आपकी लाइफ बढ़ती है। हर 1 महीने 2 महीने में आपको एसिड ट्रीटमेंट करना है। इसके लिए 2 एसिड आते हैं, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड आता है। ड्रिप इरिगेशन एक क्रांतिकारी तकनीक है जिसके फ़ायदे के बारे में कोई सीमा ही नहीं है। फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। खाद बचती है, पानी बचता है, समय बचता है, लेबर बचती है, ज़मीन सुरक्षित रहती है, जो हमारा भूगर्भ जल है वो भी सुरक्षित रहता है और साथ के साथ हमारा उत्पादन बढ़ता है, क्वालिटी अच्छी आती है। ये हम सब जानते हैं, हम किसान भाई सारे जानते हैं कि इतने सारे फ़ायदे होने के बावजूद और सारे किसान भाई जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, उनमें से कुछ किसान भाई जिनका मैंने फील्ड पे अनुभव देखा है कि वो 1 साल 2 साल 3 साल चलाने के बाद में और वो बाद में समेट के रख देते हैं। तो उन किसान भाइयों के साथ में मैं एक समझना चाहता हूँ कि ऐसी क्या तकलीफ़ आती जिसकी वजह से वो ड्रिप सिस्टम जो है, इतने फ़ायदा होने के बावजूद हम वो ड्रिप सिस्टम समेट के रख देते हैं। इस वीडियो में मैं चाहता हूँ कि जो किसान भाई इस तरीके की तकलीफ़ में हैं और उनको लगता है कि 1-2 साल बाद हमारे साथ कोई तकलीफ़ आती है, तो जो मैं अपने अनुभव हैं, जो मैं अपने अनुभव से समझा हूँ, अगर उनको हम ठीक कर लें तो उन चीज़ों को, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को और लंबे समय तक हम चला सकते हैं और अपनी तकनीक का सही फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो ड्रिप इरिगेशन में अपनाने की तकनीक को लेकर और साथ में जो मेंटेनेंस है, उसका जो रख रखाव है, उस चीज़ को लेके हम बात करेंगे। तो इस तकनीक में जो मेरा मानना है कि जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम किसान भाई लगाते हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाने के बाद में कुछ चीज़ें ऐसी होती जिनमें बदलाव करना होता है। हम जानते हैं कि हम कोई नई तकनीक लेके आ रहे हैं, तो हो सकता है हमें उन तकनीकों को लेके हमें अपनी बुवाई की विधि, प्लांट लगाने के तरीके, पानी के सोर्स, पानी की क्वालिटी को लेके चीज़ों पे बदलाव करना पड़े। तो ड्रिप इरिगेशन में जो पहली समस्या किसान भाइयों के साथ में आती है कि आज की डेट में मैं देखता हूँ सभी किसान भाइयों के पास में 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच तक के बोरवेल हैं, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में पानी निकलता है। पहले ये आवश्यकता होती है कि हम अपने बोरवेल का साइज़ या मोटर का साइज़ छोटा करें। छोटा करने से ये फ़ायदा होगा कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कम लगेगा। पानी, मोटर आपका छोटा है तो पानी कम पंप करेगा, जो हमारी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट को, ज़रूरत को पूरा करता रहेगा। दूसरी बात, छोटा मोटर होगा तो बनवाने में आपको उसको रिपेयरिंग करवाने में कम खर्चा आएगा, मेंटेनेंस में कम खर्चा आएगा, ज़मीन की पानी से उगाही कम होगी। तो ये पहली बात आती है कि हम अपने साधन और जो ड्रिप सिस्टम का जो सेटअप है और पानी का जो साधन है, उसके साथ एक समायोजित संबंध होना चाहिए, एक ऐसा रिलेशन हो ताकि हमारा जो सिस्टम है वो अच्छी तरीके से रन करे। दूसरा कि ज़्यादा पावर वाला मोटर होने की वजह से कई बार समर्सिबल जब हम कनेक्ट करते हैं तो दूसरी समस्या ये आती है कि वो नीचे से मिट्टी के कण उठाने लगता है। तो ये भी एक चीज़ है कि जब मिट्टी या सैंड या कुछ भी ऐसे तत्व नीचे से उठाने लगेगी, पानी के साथ आने लगेंगे, तो आपके ड्रिप सिस्टम में जो फिल्टर सिस्टम है वो बाधित होने लगेगा, जो फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो बाधित होगी। तो सबसे पहले हमारे फिल्टर पे ही उसका दुष्प्रभाव आता है और जो पानी की ऐसी क्वालिटी हो कि वो फिल्टर ही ना फिल्टर कर पाए, तो फिर ड्रिप सिस्टम को चलाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पहले स्टेज पे ही आपका ड्रिप सिस्टम फेल होने की अवस्था बनती रहती है। ड्रिप सिंचाई तकनीक की जो सफलता है, हम जितना बेहतर पानी इस्तेमाल करेंगे, जितना सेटल्ड किया हुआ पानी इस्तेमाल करेंगे, उससे उतना ही ड्रिप सिस्टम की आपकी लाइफ बढ़ती है। ज़मीन से जो पानी आता है उसमें पूरे साल में 3 सीज़न होती हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात। तो बरसात के सीज़न में पानी का स्तर ऊपर उठ जाता है, गर्मी के समय में पानी का स्तर नीचे चला जाता है। तो ये जो फ्लक्चुएसन है, ये जो उतार चढ़ाव है, इससे ड्रिप सिस्टम की जो आगे की कार्रवाई है उस पर इसका प्रभाव थोड़ा सा पड़ता है और समझने में भी समय लगता है। जो टैंक में पानी है वो एक ही स्तर पे रहता है, पंप का जो फ्लो है वो भी एक निश्चित है। तो वो एक रूटीन वर्क हो जाता है कि इसको इतनी ही इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, इतना प्रेशर जनरेट करेगा
और इतना हमारी पानी की आवश्यकता है, तो आगे जो चीज़ें हैं, जो पानी जो हमारी फसलें लगाई गई हैं, वो फसलें हमारी उसी हिसाब से उस चीज़ में सेट होती हैं और सिस्टम को प्रॉपर तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है। उत्तर भारत में एक और समस्या, एक प्रैक्टिकल इशू है, वो ये है कि हमारे जो तराई के क्षेत्र हैं, जहाँ पे पानी की मात्रा में फ्लोराइड और आयरन ज़्यादा है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि अगर आप डायरेक्ट बोरिंग का पानी, समर का पानी आप अगर सिस्टम में डालते हैं, तो ये धीरे धीरे क्या होता है, ये जो आयरन है ये सेटल डाउन जब भी होता है जब ये हवा के संपर्क में आता है। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, ये पाइप का नेटवर्क पूरा है, तो बोरिंग से निकलते ही पानी पाइप के ही थ्रू जाता है और निकलने की जगह क्या होती है, ड्रिपर, हमारा जो इमीटर होता है वहाँ पे पानी निकलता, और वहाँ पे निकलते ही वो हवा के संपर्क में आता रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो उसका सेटलमेंट है आयरन और फ्लोराइड का, वो ड्रिपर के केस में ड्रिपर के पॉइंट पर ही होता है। तो ये एक समस्या है कि ऐसी जगहों पे अगर हम टैंक की व्यवस्था रखें तो इससे अच्छा उपाय कोई नहीं है, क्योंकि खुले आसमान में पानी आते ही ऑक्सीडेशन के माध्यम से वो जो आयरन है, आयरन फ्लोराइड है जो, वो पूरा सेटल हो जाता है। उसको सेटल होने में 20 से 25 मिनट लगते हैं। अगर आप पानी को 20 मिनट के लिए भी आप एक तरफ से छोड़ते जा रहे हैं और 20 मिनट भी हवा के संपर्क में आया, तो सारा आयरन फ्लोराइड वो सेटल हो जाता है। आपका ड्रिप सिस्टम पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाता है। ड्रिप इरिगेशन को अपनाने में एक और छोटी सी बाधा है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम ड्रिप सिस्टम चलाते जाते हैं और ड्रिप सिस्टम हमने ले लिया, चूँकि ये प्लास्टिक का एक नेटवर्क होता है, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, बूंद बूंद पानी, बूंद बूंद खाद। इसके चलते धीरे धीरे समस्या ये आती है कि हम ड्रिप सिस्टम के तहत जो हम खाद घोल के पानी में चलाते हैं, या जो पानी में कुछ ऐसे साल्ट होते हैं जिसकी वजह से धीरे धीरे करके 2 महीने 3 महीने में वो एक समस्या ऐसी आती है कि धीरे धीरे हमारे ड्रिपर्स पे वो जमा होते रहते हैं, और एक समय पे आके वो एक आध ड्रिपर बीच बीच में आपको दिखता है कि ड्रिपर बंद होने लगा। तो ये किसान भाइयों के साथ एक प्रैक्टिस ये है कि ड्रिप इरिगेशन का मतलब है कि जब कोई तकनीक अपनाते हैं, ड्रिप सिस्टम अपनाते हैं, तो हमारा एक दूसरा धर्म ये बन जाता है कि हम इसकी मेंटेनेंस, रख रखाव का ख्याल करें। और रख रखाव का सबसे आसान तरीका ये है कि ड्रिप सिस्टम में जो फ्लशिंग, जो पानी को, जो गंदा पानी है, क्योंकि हर इंड पे, चाहे वो ड्रिप लाइन का इंड हो, चाहे वो पीवीसी पाइपलाइन का एक अंत हो, इंड हो, वहाँ पे फ्लशिंग का एक व्यवस्था होती है कि ड्रिप लाइन में एक इंड कैप लगा रहता है, उसको सिस्टम चलाते समय ही 1 बाय 1 एक एक करके हम खोलते चले जाएं, तो जितनी भी गंदगी इकट्ठा हुई है ड्रिप लाइन से बाहर निकल जाती है। दूसरी, पीवीसी पाइप के ऊपर एक फ्लश वाल लगा होता है, नीले कलर का होता है, तो वो जैसे ही खोलेंगे वो जितनी भी सैंड या जो भी इकट्ठा हुआ है सारा निकल के बाहर चला जाएगा, आपका सिस्टम साफ़ हो जाएगा। ये हो गई एक तरीके से रूटीन वर्क जिसमें हम ड्रिप सिस्टम को साफ रख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी समस्या आती है, जैसे जो पानी में ही कुछ ऐसे साल्ट होते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन वो समय पर धीरे धीरे आते आते वो ड्रिपर की जगह पे इकट्ठा होते रहते हैं और साल्ट की एक, नमक की एक लेयर बना लेते हैं। वो साल्ट की लेयर पीवीसी पाइप के अंदर भी हो सकती है, ड्रिप लाइन के अंदर की भी हो सकती है, फिल्टर के आंतरिक भाग में भी हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, ऐसी चीज़ों को हटाने के लिए, निकालने के लिए सिस्टम से, इसका एक एसिड ट्रीटमेंट होता है। तो ये देखा जाता है कि हम एज ए जैन इरीगेशन हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे व्यवस्था है कि हम हर 2 महीने में ये जो तकनीकी व्यवस्था है मेंटेनेंस की, ये हम अपने किसान भाइयों को बताते रहते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि एसिड ट्रीटमेंट। हम हर किसान भाई को ये समझाते हैं कि आपको हर 1 महीने 2 महीने में आपको एसिड ट्रीटमेंट करना है। इसके लिए 2 एसिड ट्रीटमेंट, अपना 2 एसिड आते हैं, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड आता है। एसिड इंजेक्ट कर देते हैं और एसिड निकलने से पहले सिस्टम से वो हम छोड़ देते हैं, सिस्टम को बंद कर देते हैं, और 24 घंटे बाद हम उसको ड्रिप सिस्टम को फिर से चलाते हैं। और जो ड्रिप लाइन है उसको हिला डुला के थोड़ा डंडे से या किसी तरीके से उसको हम शेकिंग करते हैं, और फिर उसके एंड खोलते जाते हैं, उसके जो अंत सिरे हैं उसको खोलते हैं, ताकि जो उसके अंदर भरा हुआ कचरा है, वो जो एसिड की वजह से जो लूज़ पड़ा है वो बाहर निकल जाए। दूसरा एक साधन और भी है कि कुछ ऐसे एसिड फर्टिलाइज़र हैं, जैसे फास्फोरिक एसिड है। आपका फास्फोरिक एसिड हमारा फर्टिलाइज़र का भी एक हिस्सा है, तो फास्फोरिक एसिड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 80% 90% के आसपास फास्फोरस होता है। वो हमारे एक फर्टिलाइज़र जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है, उसका एक हिस्सा बन सकता है कि आप एसिडिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें। दूसरा एक फर्टिलाइज़र यूरिया फास्फेट है, जिसको हम 1744 0 के नाम से जानते हैं, वो मार्केट में उपलब्ध भी है।
कई कंपनियों का है, जैसे अपना अगर किसी कंपनी की बात करें, इफ़को के पास तो है ही है वो आप फर्टिलाइज़र, वो उसमें नाइट्रोजन भी है और फास्फोरस भी है, और उसका पीएच 1.2 1.5 के आसपास होता है। तो एसिडिक फर्टिलाइज़र भी हम बीच बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंटेनेंस में एक और पार्ट आता है जिसमें माइक्रोबियल डेवलपमेंट होता है। माइक्रोबियल डेवलपमेंट ये है कि हम मानेंगे कि एल्गी, जैसे आप देखेंगे किसी ड्रिप लाइन में या पाइपलाइन में अगर बराबर बार बार लंबे समय तक पानी चलता है तो उसमें एल्गी और फंगस इनका ग्रोथ हो जाता है और धीरे धीरे अपना बड़ा रूप ले लेते हैं और ड्रिपर पे जाके चिपक जाते हैं, तो ड्रिप लाइन हमारी चोक होने के चांस रहते हैं। तो इसके लिए हमारा क्लोरीन ट्रीटमेंट आता है या ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, बहुत सस्ता है। तीसरी जो एक और समस्या आती है किसान भाइयों के साथ में कि फसल तो हमने लगाई, सिस्टम को चलाया, एक फसल निकाली, इसके बाद का जो रख रखाव है, चूँकि ड्रिप सिस्टम एक पाइपलाइन का नेटवर्क है, ये पाइपलाइन को अगर जितने अच्छे तरीके से सुरक्षित रखेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर है, उतना ही हम अपने ड्रिप सिस्टम को लंबे समय तक चला सकते हैं। तो इसके निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि ड्रिप लाइन के लिए एक ड्रिप लाइन बाइंडर आता है। एक आदमी दिन भर में 2 से 3 हेक्टेयर की ड्रिप लाइन को बाइंड कर सकता है। गोल गोल बंडल बनाना है और बंडल को बना के अगर आपको लगता है कि हमें वो ड्रिप लाइन का लोकेशन का मार्क करना है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप ड्रिप लाइन वो कहाँ पे पड़ी थी इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। एक अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि जब आप दोबारा उसको लगाने जाएंगे तो आपके दिमाग में वो नहीं रहेगा कि हमने कहाँ से निकाली थी, वो मिक्स हो जाएगी। तो एक तो नंबरिंग करके लगाएं, दूसरा ये कि ड्रिप लाइन को क्लीन करके लगाएं, एसिड ट्रीटमेंट करके लगाएं और बाइंडर से रोल करके लगाएं। बाइंडर से रोल करके जब आप रोल बना लेंगे, अगर आपको ज़्यादा लंबे समय तक रखना है तो उसको हमेशा लटका के रखना है। कोई स्टैंड बना लें, उसमें एक पाइपलाइन या कोई बांस बम्बू यूज़ कर सकते हैं और उसी में सारे रोल्स जो हैं वो समेट के लगा के और उसको नीचे रख दें, क्योंकि नीचे रखने से एक नुकसान हो सकता है कि चूहों का प्रकोप हो जाता है कई बार। ड्रिप सिस्टम लगा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने लगा लिया, लेकिन उसको हमें सही अगर बेहतर इस्तेमाल करना है तो सब्जी की खेती बेड पैटर्न में, मिर्च लगानी है, टमाटर लगाना है, शिमला लगानी है या मटर लगानी है, प्याज लगाना है, तमाम ऐसी फसलें जिनको हम बेड पैटर्न में लगाएं तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। दूसरा, कुछ रो क्रॉप होती हैं लाइन में बोई जाने वाली, गन्ना जैसी फसल है, गेहूँ भी है, तो ऐसी फसलों में क्या है कि थोड़ा सा हमें बदलाव करना पड़ता है कि हम गन्ने की अगर जुड़वा पद्धति में लगाते हैं, क्योंकि ये ज़मीन देख के हमें सोचना पड़ता है कि अगर ज़मीन हमारी मिट्टी हैवी सॉइल है तो थोड़ा सा हम पेड़ रो पे भी जा सकते हैं, अगर थोड़ी मीडियम सॉइल है तो हम सिंगल लाइन में भी जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा समझने की बात होती है कि हम अपनी फसल की जो ज्यामिति है उसको भी समझें और ड्रिप सिंचाई तकनीक के साथ में उसको हम मेल खिलाएं। जहाँ पे आपको लगता है कि हम बहुत क्लोज स्पेसिंग में हैं, हमें सिर्फ गेहूं करना है, धान करना है और मटर करनी है, चना करना है, मसूर करना है, अगर ये फसलें करनी है और आपकी प्राथमिकता है, तो मैं सबसे ज़्यादा सजेशन ये दूंगा कि आप लोग मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम है जिसमें आप जाएं, क्योंकि ऐसी फसलों में जो फर्टिलाइज़र की व्यवस्था है वो बड़ी सीमित होती है, बहुत कम फर्टिलाइज़र लगता है और बेसल फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल होता है। तो वो बेसल फर्टिलाइज़र के बाद में एक आध फर्टिलाइज़र देने होते हैं, तो वो स्प्रे के रूप में और फर्टिलाइज़र को घोल के उसको डाइल्यूट करके आप मिनी स्प्रिंकलर के तहत भी आप दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो जल भराव की स्थिति होती है या कभी ऐसी स्थिति आ जाती है तो किसान भाई कहते हैं मेरे खेत में तो पानी भरा हुआ है, हमें क्यों चलाना। लेकिन ये तकनीकी बात है कि जब भी आपके खेत में वाटर लॉगिंग होती है, जल भराव की स्थिति आती है, तो ड्रिप सिस्टम को नियमित नहीं चलाना है, लेकिन उसको क्लीन करने के लिए कम से कम 2-3 दिन में एक बार अवश्य चला देना है। तो ड्रिप इरीगेशन एक अच्छा भोजन सप्लाई का, पोषक तत्व सप्लाई का एक माध्यम है। तो ऐसी स्थिति में जो ड्रिप लाइन पड़ी हुई है आपकी, उसमें खाद देते रहें, सिस्टम ज़रूर चलाएं। अगर जल भराव की स्थिति आती है तो ड्रिप सिस्टम अवश्य चलाएं। जैसे वो नॉर्मल स्थिति आती है आप खाद चलाएं, पानी न चलाएं, केवल ड्रिप सिस्टम को क्लीन होने के लिए ही पानी चलाएं। तो खाद देने में ये सावधानी रखें कि जब भी आप खाद देते हैं तो 50% पानी का हिस्सा पहले चला लें, बाकी बीच में खाद चलाएं और बाद में सादा पानी, बिना खाद का पानी अवश्य चलाएं। तो इससे क्या होता है, आपका जो ड्रिप सिस्टम है वो क्लीन बना रहता है, अंदर सेडिमेंटेशन नहीं होता है। तो ये तमाम बातें हमने आपसे चर्चा की जो ड्रिप सिस्टम की मेंटेनेंस को लेके थी। ये सिर्फ इसीलिए है कि जो
आज के दिन में, आज के समय में ड्रिप सिंचाई तकनीक को जो अपनाने को लेके हैं, बहुत सारी ऐसी बातें किसान भाई बोलते हैं कि ये सिस्टम में ऐसी प्रॉब्लम आती हैं। तो ये प्रॉब्लम सारी इसी तरीके की हैं। इन प्रॉब्लम्स को अगर आप हल कर लेंगे, इन समस्याओं को हल कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आप ड्रिप सिंचाई तकनीक आपके लिए वरदान बन जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।